नमस्कार। द एजी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी आपको उन प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस कोरोना संकट में अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया, लोगों के बीच कैसे इनका जो है सामंजस्य रही, तमाम बातें हम करवाते हैं। हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रदीप जी, बात करेंगे जो इस अररिया की हम अगर बात करते हैं, हमने अपने दर्शकों को आपका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया, तमाम तरह की बातें भी की, लेकिन इस बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके लिए कहीं न कहीं एक सौगात का भी दिन रहा, क्योंकि जब भी हम अररिया टू किशनगंज की बात करते हैं तो तमाम जो इससे पहले सांसद बने, जो भी जनप्रतिनिधि बने, उनमें वो बातें नहीं रही जो कम से कम वो चीज़ों को सरकार तक ले जाए और वो कामों को करवा पाए। लेकिन आप दूसरी बार यहाँ के सांसद बने, अररिया टू गलगलिया, जो कि काफ़ी सड़क तो बनते रहते हैं लेकिन सड़क बर्बाद भी होते रहते हैं। 4 लेन का जो स्ट्रक्चर आपने लाया, उसको तैयार करवाया और वो शुरू हो गया। हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कैसा आपके ये रहा, कैसे कैसे ये सारी ये हुई थी प्रक्रिया और इसके बाद आपको ये अचीवमेंट मिली। देखिए, अररिया पिछड़ा जिला में है यह जी। नीति आयोग का रिपोर्ट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जी। कि आज तक जितने प्रधानमंत्री देश में हुए जी। वे सिर्फ राज्यों का चिंता करते थे जी। लेकिन मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जिला वाइज चिंता किया। आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे वह राज्यों का चिंता करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। प्रधानमंत्री को कहाँ फुर्सत है कि जिला वाइज और प्रखंड वाइज जा सके। लेकिन यह देश का पहला प्रधानमंत्री है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश दुनिया में काम तो कर ही रहे हैं। आज मामला चीन का हो या विदेश नीति का हो, वह सबसे ज़्यादा आज भारत का जय जयकार हो रहा है दुनिया में। इसका नाम, हमारा नेता तो प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन विश्व स्तर के नेता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। और ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने चिंता किया कि भारत में कौन ऐसा जिला है जो पिछड़ा रह गया, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, जहाँ शिक्षा का कमी है, सड़क का कमी है, पुल पुलिया का कमी है, स्वास्थ्य का कमी है, किसानों का क्या समस्या है। तो ऐसे में जो है 113 जिला लगभग, हाँ 113 या 14 जिला लगभग जो है उन्होंने चिन्हित किया। यह नीति आयोग का रिपोर्ट में आया कि भारत में ऐसे जिला हैं कितने जो पिछड़ा रह गया, उसमें अररिया जिला भी एक है, 113 जी। और नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है, माननीय प्रधानमंत्री ने सर्वे करवाया, और उसी कड़ी में जब मैं यहाँ से दोबारा जीत के गया इस बार, तो हमें लगा कि अररिया का कनेक्टिविटी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 4 लेन रोड बनाया गुवाहाटी से सिलचर, जो आज दरभंगा की दूरी हम जब उस समय में चलते थे, ये 4 लेन नहीं बनने के पहले बहुत टफ था जाना। वो हम लोग जाते थे ऐसे यहाँ से पूर्णिया, बेगूसराय होकर के, बरौनी होके 12 से 14 घंटे लगते थे। और आज रूट भी उल्टा था। और आज यहाँ से 2 घंटा में हम दरभंगा पहुँचते हैं और 4 घंटे में हम पटना पहुँचते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और भारत के परिवहन मंत्री और सड़क मार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, उनसे भी मैंने मुलाकात किया। मैंने कहा कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, जैसे यह रोड जो अररिया टू गलगलिया हुआ है, तो वहाँ नेपाल का बॉर्डर भी है और बंगाल भी जुड़ जाता है। और इस जोन का, नॉर्थ ईस्ट का ये बड़ा हब है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तो जब बंगाल से यह सीधे जुड़ेगा, अभी हम 2 से 3 घंटा में, 3 घंटा मुझे लगता है बंगाल जाने में, सिलीगुड़ी। ये बन जाने, लेकिन ये बन जाने के बाद मुझे लगता है कि 1.5 घंटा काफ़ी है।
तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, 4 लाइन रोड नहीं बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वह जुड़ पाएगा डेवलपमेंट में। तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगा, 4 लाइन सड़कें बनेगी, इस NH-57 से उसको जोड़ दिया वहाँ तक सिलीगुड़ी तक, तो तब तक लोग व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, यहाँ इधर नहीं आएगा। और अब बिहार में ज़रूरत है उद्योग धंधा का। सड़क पुल पुलिया तो बन ही रहा है। ये प्रदीप जी, हम वही सवाल लेंगे क्योंकि आपसे जब बातें हुई थी हमारी, तो हमने उसके बाद देखा था जब लगातार जो आपने कहा था उसके बाद लगातार मैंने शिलान्यास वगैरह भी आपका देखा था जो आप करवा रहे थे लगातार, उसी बीच ये खबर का आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो आप कितने सजग हैं, क्या क्या चाह रहे हैं, ये लोगों के बीच आता है एक मैसेज। भले ये चीज़ें ज़रूर है, जो चीज़ें बहुत दिन से पेंडिंग है उस चीज़ों को करने में वक्त लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उसको करवाने के प्रयासरत हैं। और अब प्रदीप जी, हम यहाँ पे ये भी पूछेंगे जो अब कहीं कहीं आपको ये सफलता मिलने के बाद ये आपको कम से कम लग रहा होगा अब हमारा जो भी डिमांड है, जो भी हम चाहते हैं वो शायद अब पूरा हो पाए। चाहे उद्योग धंधे की बात करें, जो बातें हम लोगों ने की भी है, जो यहाँ पे मक्का का बड़ा पैदावार है, यहाँ पे हम कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं ये भी चीज़ें में सफलता मिलेगी आपको? बिल्कुल, देखिए मुझे तो खुशी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी को अररिया के जिला की तरफ से और बिहार की तरफ से, ये सिर्फ अररिया का जुड़ाव नहीं हुआ इस सड़कों से, पहले मैं इन बातों को कहूँगा, क्योंकि ये जो अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, ये सब जुट जाएगा उससे। तो ये 8-10 जिला जो है सीमांचल, संपूर्ण कोसी सिलीगुड़ी जाना आसान होगा, और जब वह जुट जाएगा तो ये बहुत आसान होगा और वहीं से हमारा रास्ता खुलेगा विकास का। तो मैं मानता हूँ कि एक नया अररिया होने का ये पहला कड़ी है। जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, लोग यहाँ आएंगे, उद्योगपति यहाँ आएंगे, कोई पैसा लगाएगा, रास्ता मिलेगा, उद्योग तभी आ सकता है, इसलिए यह सुविधा जरूरी था। और उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि अररिया में अभी जो बुरा हाल है हमारा, मक्के का खेती काफ़ी होती है, हमारे किसान काफ़ी मक्का हो जाता है, नकदी फसल है, किसान को उसी से पैसा आता है। पिछले मरतबे 2200 से 2500 रुपया कुंटल यहाँ मक्का बिक्री हुआ है, और इस बार खरीदार नहीं है। मैंने इसका जानकारी लिया कि क्यों खरीदार नहीं है। साउथ के लोग, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, उन राज्यों से लोग यहाँ, गुलाबाग जो है बड़ा मंडी है, वहाँ लोग मक्का खरीदार आते थे, वहाँ बड़ा बड़ा गोदाम बना है, वो लोग मक्का खरीद के सीजन में वो लोग चले जाते थे, और फिर ट्रेन के माध्यम से वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे साल मक्का उसको यहाँ से लेके जाता था, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ स्टार्च बनता है, उसका ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है, मुर्गी का दाना बनता है, बहुत सारा सामान बनता है जो उद्योग नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज महामारी हो गया, संक्रमण की वजह से खरीदार नहीं आया, आज 1000-1200 रुपया कुंटल मक्का यहाँ बिक रहा है, और खरीदार नहीं तो क्या कीमत लगेगा। तो मैंने तय किया कि क्यों नहीं मक्का का उद्योग अररिया में लगे, और हम उस पर बढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि मक्का का उद्योग अररिया में लगे। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी, इससे आपको मनोबल बढ़ गया होगा, जहाँ हो सकता है ये चीज़ें भी अब आपकी पूरी हो जाए। बिल्कुल 100% ये पूरा होगा। आदमी अगर सोच ले तो सब चीज़ पूरा होगा। जज्बात होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हम अपने प्रधानमंत्री से इच्छा शक्ति का प्रेरणा मुझे मिलता है। प्रदीप जी, अब इनसे बातों से निकल के आते हैं तो अभी वैश्विक महामारी कोरोना की जो है एक बहुत बड़ा कहर जो है बरपा रही है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार के तमाम ज़िले अब अछूते नहीं रहे, हालात बहुत बुरे हो गए हैं, और लगातार आप 4-5 महीने से इस लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ हैं। कैसे कैसे आप क्या कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं? शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं, तो आपने पूरा कोरोना काल को जो है अपने क्षेत्र में बिताया, इसके और सरकार भी आपकी है, लेकिन हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। आप भी खबर के माध्यम से आपको भी चीज़ें दिखता होगा, विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे? बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं, क्या रहे? देखिए, कोरोना तो फैल ही रहा है, और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, अब दुनिया के सारे देश, अपना देश भी सब लगा हुआ है, जब तक इसकी दवाई वैक्सीन नहीं आता है तब तक यह कोरोना रहेगा। इसी बीच में लॉकडाउन ऑन भी हुआ, फिर लॉकडाउन भी बिहार में चल रहा है,
मैं मानता हूं कि अभी हमारा बारिश के मौसम में पता नहीं इसका क्या विशेषज्ञ कह रहा है लोग, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से कोरोना पूरे दुनिया को पीछे किया है और बिहार में भी और देश में भी हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। और सरकार की इच्छा शक्ति है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि एक तरफ कोरोना से भी लड़ रहे हैं वो और दूसरी तरफ चीन से भी लड़ रहे हैं वो, जो हमारा ज़मीन हड़पने की बात करता है। और बिहार की स्थिति बहुत ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ज़रूर संदेश देना चाहूँगा अपने जिला वासियों को, बिहार वासियों को, कि निश्चित रूप से भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। इनका जो विशेषज्ञ, इनका जो जानकार हैं डॉक्टर्स, जैसे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी कहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को करना चाहिए, हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए। तो कहीं न कहीं लोगों में अवेयरनेस नहीं है, यह देखने को मिल रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कहा था, जान है तो जहान है। इसलिए आज एक एक परिवार, कई लोग, कई डॉक्टर्स, कई पुलिसकर्मी, कई पॉलिटिकल लोग संक्रमित हो चुके, नहीं बल्कि वो कोरोना से चले गए। इसलिए हम सबों का जवाबदेही बनता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते बार बार मैं चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को कहा हूँ, फिर मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस जागृत होना चाहिए और सरकार का बताए हुए बातों पर अमल करना चाहिए। और जो नहीं हो रहा है यह दुखद है। और प्रदीप जी लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में जो आपने किया है वो तो है, लेकिन जो सरकार की जो रवैया है उस पर विपक्ष के द्वारा सवाल या निशान लगाया जा रहा है। पटना की बात अगर हम करें, NMCH को लेके, एम्स को लेकर के, और जो टीम आई थी केंद्र की, उन्होंने भी कहा जो बिहार के लोग नियम को ताक पर रखते हैं, सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व में जो टीम आई थी उनका ये कहना था। क्या सच में ऐसा मानते हैं? विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वह सही है? जो केंद्रीय टीम ने जो कहा गया क्या वो सही है? क्या बिहार सच में ढूलमूल रवैया अपना रहा है? नहीं, ढोलमोल रवैया तो नहीं अपनाए हैं, लेकिन ठीक है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने कहा ना कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, जो मेडिकल कहता है, जो WHO को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी को भारत सरकार भी फॉलो कर रही है। हमारे डॉक्टर्स जो है विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए। कमी हो सकता है, मैं मानता हूं कि कमी होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सजग हैं और केंद्रीय टीम भी आए हैं, और कमियां हैं तो वो पूरा होना चाहिए, वो करना चाहिए और करेंगे। ये लोग संवेदनशील लोग हैं, ऐसे नहीं हैं। आने वाला दिन में जैसे कल केंद्रीय टीम आया था, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बात होगी और केंद्र का गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। लगातार जो है बिहार बाढ़ से भी जो है बाढ़ की भी बाढ़ त्रासदी का दंश झेल रहा है। मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी, जिससे सीमांचल के भी जो है बाढ़ के चपेट में है। इस कड़ी में सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी फॉलोअप नहीं हो पा रही है, और इसका कहीं न कहीं विपक्ष और पप्पू यादव जैसे लोग जो नेता हैं वो कहीं न कहीं इसका जो है जाके उस जगह को मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये भी आरोप लगा रहे हैं पूरी सरकार क्वारंटाइन है। ऐसे में क्या कहेंगे? बिहार में बाढ़ तो है, बाढ़ से तबाही भी मच रही है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी सरकार की दिख नहीं रही है। लोग वर्चुअल रैली में व्यस्त है, चुनाव की बात कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं जो चुनाव जो है लाशों को निरंतर सरकार करवाने पर खुद तुली हुई है। प्रदीप जी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी तो जैसे 17 वाली बाढ़ आई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इसको बढ़िया बखूबी निभाया है, किसी को भूखे मरने नहीं दिया। बाढ़ हर साल आना है, आती ही है, कभी कम कभी बेसी, तो सरकार की पैनी नज़र है। और मुझे लगता है कि अभी तो 5 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी हम लोगों को वर्चुअल रैली में भी कह रहे थे कि बिहार में कौन कौन प्रखंड या कौन कौन जिला बाढ़ से प्रभावित है। जैसे हमारा अररिया है, तो अररिया में भी पानी आता है, बकरा नदी के किनारे, परमान नदी के किनारे
उधर नूना है, उधर सुरसर है। तो नदी किनारे जितने गांव हैं, पानी एक बार आया चला भी गया। तो वह स्थिति अभी नहीं आई है हमारे यहाँ। और सरकार की नज़र है, बड़े बड़े बाढ़ को भी सरकार झेली है और बढ़िया से काम किया है। तो बाढ़ आएगा, बाढ़ आवे करेगा, आता ही है। तो बाढ़ से निपटने का भी तैयारी पूरा है सरकार का, ऐसा नहीं है। तो मार तो कई तरह का है ना, एक तरफ कोरोना तो नहीं दिख रहे प्रदीप जी, विपक्ष के नेता दिख रहे हैं, पप्पू यादव दिख रहे हैं, सरकारी तंत्र तो गायब है। देखिए, पप्पू यादव जी और विपक्ष का काम है विरोध करना। उसको कभी बोलेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या सुशील जी अच्छे काम किए हैं। वो विपक्ष का जो धर्म है, जो काम है वो कर रहा है, खूब करे। लेकिन सरकार निश्चित रूप से काम करती है। पहले भी बाढ़ को झेले हैं, 15 साल में कितने बार बाढ़ आए हैं। 2008 को भी हमने देखा है, 2017 को भी मैंने देखा है, पिछले बार भी बाढ़ आई थी। तो बाढ़ ताड़ सबका एक्सपीरियंस है, अनुभव भी है। तो अभी चुनाव का टाइम है, हर बात में विपक्ष का काम है विरोध करना। तो इससे काम नहीं चलेगा। विपक्ष को सलाह देना चाहिए, सरकार को उसको मदद करना चाहिए। तो विपक्ष का काम। अंतिम सवाल हम लेंगे। आरजेडी कहीं से कोई वर्चुअल रैली नहीं करे, उनका कहना है जो हम देसी अंदाज में चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर, और लोगों से संवाद करेंगे, चाहे हमारे कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो संवाद करेंगे। बीजेपी जदयू कहीं ना कहीं वर्चुअल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। क्या चुनाव जाए जैसे में? मैं आपका राय जानना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर चुनाव समय से नहीं होगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा। और राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति शासन तो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन लगना, मेरे ख्याल से वह स्थिति अभी नहीं है। अगर स्थिति वैसी होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा महामारी फैल गया, लोगों को काफ़ी दिक्कत है, लोग तो सड़क में घूम ही रहे हैं। अब है कि विशेषज्ञ और सरकार और चुनाव आयोग खुद देख भी रहे हैं कि कैसे चुनाव कराया जाए, किस रूप में होगा चुनाव, ताकि महामारी से बचा जा सके। तो इसलिए इनके लिए एक्सपर्ट है, पार्टी के ऊपर का नेता है। चुनाव समय से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब कोरोना महामारी जो है, यह है, मैं कह रहा हूँ और सब कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि जो है जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक महामारी रखनी। कई बार 5-5 साल वैक्सीन नहीं निकला, तो क्या चुनाव नहीं होना चाहिए? चुनाव भी तो कराना लोकतंत्र में का बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। 5 साल में चुनाव होना है। कोई चुनाव अभी जान के तो नहीं ना है कि समय से पहले करा रहे हैं चुनाव। चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ अगर वैसी होगी तो उसके लिए पार्टी के शीर्ष नेता है, हमारे ऊपर बैठे हैं, चुनाव आयोग है, सरकार है, सब देख रही है। जो निर्णय होगा उनको करना है। लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव समय से होना चाहिए। अगर परिस्थिति ठीक ठाक जिस तरह से अभी है, मुझे लगता है कि आने वाला दिन में अगस्त के अंत तक कोरोना महामारी घटेगा। तो जब घटेगा तो चुनाव होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ प्रदीप कुमार सिंह थे, अररिया सांसद। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा है, जी न्यूज़ अररिया।